वेलकम टू नियति परीक्षा। सामान्य प्रबंधन में हमने पहले जो प्रकृति है प्रबंध की उसके बारे में 3 टॉपिक को देखा था, जिसमें पहला टॉपिक था प्रबंधन कला के रूप में, प्रबंधन विज्ञान के रूप में और प्रबंधन पेशा के रूप में। 3 जो भी पहला हमारा टॉपिक था, मुख्य टॉपिक था प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व। इसी के अंतर्गत ये प्रबंधन की सीरीज चल रही है, जिसमें लगभग 6 या 7 टॉपिक हो चुके हैं। जिसमें से प्रबंधन की प्रकृति में हमने महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे उसमें कला, विज्ञान और पेशा, ये हम इनको पढ़ चुके हैं। अगर इन वीडियोज को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये चीजें समझ आएंगी। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि प्रबंध की जो प्रकृति है किस रूप में है। यानी मुख्यतः कला, विज्ञान और पेशा, और इसके अलावा भी इसके नेचर में जो चीजें आती हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं प्रकृति में। तो पहले वीडियोज में हमने देखा था कि प्रबंध जो है पूर्ण रूप से क्या है, कला है। क्यों है इसको हम देख चुके हैं, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद देखा था पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है, तो ये भी समझाया था पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है, और उसके कुछ कारण यहां भी लिखे हुए हैं कि विज्ञान क्यों नहीं है। विज्ञान में कोई भी चीज को नापने के लिए क्या होता है, यंत्र होते हैं, औजार होते हैं या उपकरण होते हैं। जैसे अगर हमें टेम्परेचर या ताप को नापना है तो उसके मापने के लिए क्या होते हैं, थर्मामीटर होते हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर की या ताप की सटीक माप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें माप करनी है किस चीज की, प्रबंधक के प्रबंध करने के तरीके में या उसकी जो कार्य क्षमता होती है उसमें देखने में कि कौन व्यक्ति ने सबसे अच्छे ढंग से क्या किया है, प्रबंधन किया है। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, तो हमें अगर माप करनी है कि 2 में से कौन सा व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से प्रबंध करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी सापेक्षिक माप देखनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि किसने कम समय में और कम लागत में अधिक उत्पादन किया है। यानी किस प्रबंधक ने किन तरीकों को अपनाया है कि उनका जो उत्पादन है कम समय में प्राप्त हो गया है और कम लागत में प्राप्त हो गया है। ठीक, और कैसा, अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन उन्होंने क्या किया है, प्राप्त किया है। तो अगर मैं कम समय में और कम लागत में ए ने क्या किया है, कार्य को पूरा किया है, तो इसका मतलब ए का प्रबंधन क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर यही चीज बी के साथ लागू होती है तो प्रबंधन किसका होगा, बी का होगा। तो हमें क्या करनी पड़ती है, सापेक्षिक माप लेनी पड़ती है। एक दूसरा उदाहरण कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, इसमें बराबर 2 या 3 महीने से लगातार हर कोई तैयारी कर रहा है और 17-18 लाख लोगों ने क्या है, फॉर्म भरे हुए हैं। तो सबसे अच्छा प्रबंधन किस चीज का प्रबंधन, 8 विषयों का प्रबंधन, वो किसका माना जाएगा, जो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप एग्जाम पास आउट हो जाएंगे तो आपका ये माना जाएगा कि जो आपके 8 विषयों का समूह था उसमें आपने बहुत अच्छे ढंग से क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद पेपर में उसको क्या किया, अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट भी क्या आ गया, अच्छा आ गया। तो 18 लाख लोगों में प्रबंधन अगर पता करना है कि किसने बेहतर किया है अपने विषयों का, तो किसका बेहतर माना जाएगा, 6 से 8 हजार लोग जो भी क्या होंगे इस पेपर में सिलेक्ट होंगे। तो यही चीज है कि अगर विज्ञान में किसी चीज की माप करनी है तो उसके लिए क्या है, उपकरण है, औजार है और यंत्र है। लेकिन अगर हमें क्या करनी है, प्रबंधन में माप करनी, यानी प्रबंधन की माप करनी है, तो उसके लिए किस माप का प्रयोग करना पड़ेगा, सापेक्षिक माप का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए पूर्ण तरह से विज्ञान नहीं है क्या, प्रबंधन। प्रबंध के अधिकांश सिद्धांत स्थिति पर निर्भर है। यानी जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं, चाहे वो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत हो या हेनरी फ्योल का कार्यात्मक प्रबंध का सिद्धांत है, ये एक निश्चित परिस्थितियों में ही इनको बनाया गया है। और अगर उसी तरह की परिस्थितियां हैं
तो ही हम इन सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रबंधन का प्रयोग क्या करना है, हर एक क्षेत्र में करना है, हर एक जगह करना है। तो यहाँ जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, उद्योग की परिस्थितियों में बनाया गया है। लेकिन अगर उद्योग के अलावा और कहीं हमें क्या करना है, प्रबंधन करना है, तो वहां वो चीज अप्लाई नहीं होगी या वो सिद्धांत अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ विज्ञान के सिद्धांतों की बात करें तो इसमें वही बात है, मुख्यतः उदाहरण जो हमने गुरुत्वाकर्षण का लिया था कि बॉल ऊपर फेंकेंगे कहाँ आएगी, नीचे आएगी, सेब ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो वो कहीं भी जाकर के प्रयोग कर ले वो क्या होगा, सार्वभौमिक होगा, सभी जगह एक जैसा होगा। यानी एक अगर सिद्धांत है वो सभी जगह क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ जो सिद्धांत है ये किस चीज पर निर्भर करेगा, स्थिति या परिस्थिति पर। इसीलिए प्रबंधन को पूर्णतः विज्ञान नहीं कहते। तीसरा ऑप्शन क्या है, इसका संबंध किससे है, मनुष्य से है। तो मनुष्य से संबंध होने के कारण हर एक व्यक्ति की योग्यताएं अलग अलग होती हैं और अलग अलग ढंग से वो क्या करता है, प्रबंधन करता है। तो जो कार्य करने की दर होगी या क्षमता होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो चीजें फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं होने के कारण इसे हम पूर्णतः विज्ञान नहीं कह सकते। चौथा, सिद्धांत खोज पर आधारित नहीं होते, यानी इनकी खोज नहीं होती, इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक निश्चित वातावरण में, निश्चित परिस्थितियों में बदल बदल के देखा जा सकता है कि कौन सी चीज को किस ढंग से करवाने से रिजल्ट क्या होगा, बेहतर प्राप्त होगा। और अगर रिजल्ट बेहतर प्राप्त हो जाता है तो उसका क्या दे दिया जाता है, सिद्धांत दिया जाता है। तो इसीलिए प्रबंधन को पूर्ण विज्ञान ना कहते हुए केवल क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि विज्ञान पूर्ण रूप से कला है लेकिन पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं, प्रबंधन पूर्ण रूप से कला है लेकिन पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है। अब यहां देखेंगे जो प्रबंधन है पूर्ण रूप से पेशा नहीं है, पेशा तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, या विकसित पेशा नहीं है। ये पेशे की ओर अग्रसर होता जा रहा है और निरंतर इसमें क्या है, बदलाव हो रहा है। तो देखेंगे ये क्यों नहीं है पेशा पूर्ण तरह से। तो यहां देखेंगे प्रबंधकों के लिए कोई एक समान शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है। यानी अगर किसी को प्रबंधक बनना है तो आवश्यक नहीं है उसके पास शैक्षणिक योग्यता हो। इसके लिए आवश्यक क्या है, प्रबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि जन्मजात प्रतिभा के रूप में क्या होता है, इंसान प्रबंधन के बारे में जानता है और जन्म से ही क्या करता है, प्रबंधन करने लगता है। इसीलिए क्या है, एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है या आपके पास डिग्री है तो आपकी मांग क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आपके ऊपर एक टैग लग चुका होता है कि भाई आपने क्या कर लिया है, इस संबंधित बेहतर प्रतिष्ठित संस्थान से क्या करी है, डिग्री प्राप्त की है। इसीलिए इसका मतलब क्या है, आपको कुछ ना कुछ बेहतर ढंग से प्रबंध करना आता होगा। इसलिए आपको इंपॉर्टेंस दी जाती है किस चीज के लिए, प्रबंधक के पद के लिए। लेकिन अगर आप में शैक्षणिक योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी आपको प्रबंधन करना आता है, जैसे बड़े बड़े अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को देखें तो जरूरी नहीं है वो क्या हो, एमबीए वगैरह की डिग्री किए हुए हों, ठीक है, या प्रबंधन में कोई अन्य डिग्री प्राप्त किए हुए हों, लेकिन वो क्या है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं। क्यों है, क्योंकि उनमें प्रबंधन की योग्यता है। ठीक, और वो क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अन्य प्रबंधकों को नियुक्त करते हैं। आगे, आचार्य संहिता नहीं। तो पेशा में हमने देखा था कोई भी अगर पेशा होता है तो उसके लिए एक निश्चित आचार्य संहिता होती है। जैसे डॉक्टर के लिए देखा था हमने उदाहरण के रूप में, तो उसकी भी क्या होती है, एक आचार्य संहिता होती है। यानी एक नियम या नीति होती है जो क्या करती है, डॉक्टरों के व्यवहार को दिशा देती है कि आपको क्या करना है, सही ढंग से, ईमानदारी से, पारदर्शिता पूर्वक क्या करना है, मरीजों का इलाज करना है। तो कोई भी आचार्य संहिता यहाँ नहीं होती है। किस चीज में नहीं होती है, प्रबंधन में, लेकिन पेशे में होती है। इसीलिए पूर्णतः पेशा नहीं कहा जाता है। तीसरा, प्रबंध के पेशे से संबंधित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण मापदंड निर्धारित करने के लिए कोई भारतीय प्रतिनिधिक संस्था नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसने एक योग्यता या शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण निर्धारित किया हो कि संबंधित प्रशिक्षण लेने से या संबंधित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेने से
आप में प्रबंधन करने की योग्यता नहीं आती है। जैसे आप अगर ग्रेजुएट हैं तो जो भी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी निकली है उसमें अधिकांश वैकेंसी के लिए आप क्या हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। लेकिन यहां वो चीज आवश्यक नहीं है, या कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जिसने निर्धारित कर दिया हो कि आपने ये डिग्री कर ली तो आपको प्रबंधन करना आ जाएगा, क्योंकि इसका जो यूज है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल रूप में करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ क्या है, शैक्षणिक योग्यता को महत्व न देकर के किस चीज को महत्व दिया गया है, प्रबंधन की योग्यता को महत्व दिया गया है। क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से अगर आपको चीजें नहीं आती हैं तो भले आपने क्या है कॉलेजों से या यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर ली है तो उसका क्या है कोई महत्व नहीं है। क्योंकि ओवरऑल हमें क्या करना है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना है। और किस ढंग से करना है, प्रभावपूर्ण तरीके से करना है। तो कोई भी प्रबंधक प्रबंधन तब कर पाएगा जब साधनों का या संसाधनों का उपयोग किस ढंग से करेगा, कुशलतम ढंग से करेगा और प्रभावपूर्ण ढंग से करेगा। अगर ये दोनों काम वो करता है तो व्यवसाय को क्या होगा, अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक, तो केवल आपको प्रबंधन करना आना चाहिए और आपकी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, जो आजकल लोग नाम मात्र के लिए लेते हैं। बाकी उन्हें ज्ञान हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिग्रियों की उनके पास क्या हो जाती है, भरमार हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ महत्व किसको दिया गया है, प्रैक्टिकल या व्यवहार को महत्व दिया गया है कि अगर व्यवहार में आपको प्रबंधन आता है तब क्या कर सकते हैं, आप प्रबंधक बन सकते हैं, और अगर नहीं आता तो आप प्रबंधक नहीं बन सकते हैं। तो ये मुख्य 3 या 4 कारण थे जिनकी वजह से क्या है, पूर्ण पेशा नहीं कहा जाता है किसको, प्रबंधन को। अब ये 3 प्रकृति हो गई है इसकी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे निश्चित ही एक क्वेश्चन बनेगा। अब आगे देखते हैं कि प्रबंधन का और क्या नेचर होता है। तो यहां लिखा हुआ है कि प्रबंधन क्या है, एक पेशा है लेकिन पूर्ण पेशा नहीं है। हम इसका कारण जान चुके हैं, पीछे देख चुके हैं। प्रबंधन क्या है, विज्ञान एवं कला दोनों है। तो अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो क्या करेंगे, ये क्या है, तीनों है। लेकिन अगर पूर्ण की बात आती है तो पूर्ण रूप से क्या है, केवल और केवल कला है। कौन, प्रबंधन। यानी प्रबंधन पूर्ण रूप से कला है, विज्ञान एवं पेशा पूर्ण रूप से नहीं है। ठीक, अब आगे जो है ये 3 या 4 प्रकृति और है, इनको और देखते हैं कि क्या नेचर है। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब रहता है कि कोई सा भी क्षेत्र हो, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या घरेलू, कोई सा भी क्षेत्र है, वहां किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि वहां क्या है, मनुष्य है। जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे व्यवसायिक हो या गैर व्यवसायिक हो, वहां क्या है, इंसान है। और अगर इंसान है तो उसका मतलब क्या है, वहां प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उनसे हमें क्या करना है, बेहतर और व्यवस्थित ढंग से काम कराना है। अगला देखेंगे, सभी स्तरों पर क्या है, ये आवश्यक है क्या, प्रबंधन। इसका क्या मतलब है, प्रबंधक के आप आगे देखेंगे कि 3 स्तर होते हैं। यानी मुख्यतः कितने प्रकार के प्रबंधक होते हैं, 3 प्रकार के प्रबंधक होते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधक। तो जो भी ये 3 प्रकार के प्रबंधक होते हैं, ये क्या करते हैं, तीनों स्तरों पर क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। यानी सबका काम क्या है, प्रबंध करने का। इसीलिए यहां क्या बोला गया है कि सभी स्तरों पर क्या है, प्रबंधक आवश्यक है। तो जहां जहां प्रबंधक होंगे वहां उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा। और प्रबंधन के मुख्यतः कितने स्तर बताए गए हैं, 3 स्तर बताए गए हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। ठीक, जन्मजात प्रतिभा, यानी प्रबंध कैसी प्रतिभा है, जन्मजात। यानी इसको आपको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं, थोड़े बहुत आपको चीजों की समझ आती है, तो आप चीजों को व्यवस्थित ढंग से करने की शुरुआत कर देते हैं। आप समय से चीजों को करना शुरू कर देते हैं और देखते हैं हमें चीजों को कम से कम समय में बेहतर ढंग से चीजें करनी है। तो यही सब हम देख सुन के समझ के, ठीक है, अनुभव से क्या करते हैं, प्रबंध को सीख लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई इसमें डिग्री की आवश्यकता नहीं है या किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की नहीं है। अगर आपने क्या किया है, इंसान के रूप में जन्म लिया है, तो ऑटोमेटिक अपने आप क्या है, प्रबंध करने की प्रतिभा आपके अंदर आ जाएगी। कोई ना कोई क्वालिटी आपके अंदर ऐसी होगी या कोई ना कोई ऐसा टास्क आप करेंगे जो आप किस ढंग से करेंगे,
व्यवस्थित ढंग से करना पसंद करेंगे। तो ये क्या है, एक जन्मजात प्रतिभा है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसका क्या है, नेचर या प्रकृति है। तो इस चीज को क्या करना है, याद करके रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी भी ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। आगे देखना, प्रबंध एक क्या है, प्रणाली है। प्रणाली कैसे है, तो प्रबंधन क्या है, अधिकतम लाभ के लिए करना पड़ता है। तो अधिकतम लाभ अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए संसाधनों का क्या करना पड़ेगा, बेहतर उपयोग करना पड़ेगा। अगर संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है तो जो भी क्रियाएं हैं उसको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक ढंग से करना पड़ेगा। जैसे मुख्य काम पहला क्या रहता है, किसी भी उद्योग या व्यवसाय को आपको ओपन करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, यानी पूंजी, श्रम, कच्चा माल, मशीनें। ये सब अगर आपके पास सिस्टमैटिक ढंग से आ गई चीजें, आपने पूंजी का जुगाड़ कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि हमें किस संसाधन को किस ढंग से उपयोग करना है और हमें क्या खोलना है, क्या नहीं खोलना है, और कितनी पूंजी की हमें आवश्यकता होगी। अगर आप प्लान कर लेंगे, मतलब नियोजन कर लेंगे, तो उसके बाद दूसरा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको एक सिस्टम में लाना पड़ेगा, यानी एक संगठन खड़ा करना पड़ेगा जिसमें लोगों की आप क्या करेंगे, नियुक्तियां करेंगे। और जो लोग अगर आप नियुक्त करेंगे तो उनको क्या है, निर्देशन आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो काम आपने बताया है वो सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उन पर क्या रखना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो आपको सिस्टमैटिक ढंग से क्या करना है, एक कार्यों के समूह को पूरा करना पड़ता है। इसीलिए प्रबंध को क्या कहा जाता है, एक प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, यहां क्या बोला गया है कि प्रबंध क्या है, एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। यानी जो अगला नेचर है प्रबंध का वो क्या है कि प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो हमें इस प्रकृति को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि प्रबंधन क्यों करना पड़ता है, या अगर हम प्रबंधन करते हैं तो उससे क्या होता है। तो प्रबंधन हमें करना पड़ता है चीजों को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए, और अगर चीजों को हम व्यवस्थित ढंग से करेंगे किसी चीज को, तो हमें क्या होगी, अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी, या वो काम क्या हो जाएगा, समय से पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास संसाधन है उनका सही तरीके से उपयोग करना पड़ेगा। सही तरीका क्या होता है, उनको कुशलता पूर्वक ढंग से उपयोग करना पड़ेगा। कुशलता पूर्वक ढंग का मतलब होता है न्यूनतम साधनों का प्रयोग या न्यूनतम लागत का प्रयोग। यानी अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो लागत उसमें कैसी आनी चाहिए, कम से कम। और अगर लागत कम से कम आती है और समय से काम पूरा हो जाता है तो ये काम किसका होता है, प्रबंधन का। तो किसी भी काम करने, किसी को काम को करने में अगर लागत कम आती है तो क्या होगा, उसको कम दाम पे आप क्या करेंगे, बेचेंगे, यानी थोड़े बहुत उसमें प्रॉफिट भी मिला देंगे, तो आपकी वो वस्तु क्या होगी, सस्ती दर पे बिकेगी। और अगर आपने चीजों का प्रबंधन नहीं किया है तो क्या होगा, उसमें लागत ज्यादा आएगी, और लागत के साथ अगर आप लाभ जोड़ेंगे तो वो चीज क्या होगी, महंगी बिकेगी। लेकिन आपने क्या है, यहाँ प्रबंध की बात चल रही है, उस चीज का प्रबंधन कर लिया है, मतलब क्या है, कम दाम पर वस्तु को बना लिया है, मतलब सस्ती दर पे आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो सस्ती दर पे अगर बेचेंगे तो अधिकांश लोग, जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं या गरीब वर्ग हैं, वो भी क्या करेंगे, आपकी वस्तुओं को खरीदेंगे या सेवाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर अधिकांश लोग या वंचित वर्ग आपकी सेवाओं का या वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो उनका जीवन स्तर क्या होगा, उच्च होगा, यानी उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी। खुशहाली के मापदंड क्या होते हैं, अगर अधिकांश लोग चीजों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं, जो भी आपकी जरूरत की चीजें होती हैं, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड उच्च होगा, इसका मतलब क्या है, आप किसकी पूर्ति कर रहे हैं, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या बनता है कि अगर हम यहाँ के संसाधनों का या पूंजी का या श्रम का उपयोग हम कर रहे हैं अपनी प्रतिभा के दम पर या अपने प्रबंध के दम पर, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उसमें से जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है या लाभ हो रहा है तो उसको हम कहाँ पहुंचाएं, जनता तक या वंचित वर्गों तक। तो एक तरीका क्या होता है कि हम लोगों को सस्ती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे, तो वो उससे भी क्या हो रहा है, हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति हो रही है। दूसरा तरीका क्या होता है, हम जो भी उत्पाद या सेवा प्रदान कर रहे हैं वो इस ढंग से प्रदान करें कि उससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। अगर पर्यावरण को नुकसान होगा तो इसका मतलब क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, इस ढंग से चीजों को बनाना है कि क्या हो, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो या बिल्कुल भी नुकसान ना हो।
तीसरा पॉइंट क्या होता है, लोगों को क्या करना है, हमें रोजगार प्रदान करना है। यानी जो भी वंचित वर्ग हैं, तो अगर हमने फैक्ट्री या उद्योग डाला है तो उसमें अधिकांश लोगों को क्या करना है, रोजगार प्रदान करना है, जिससे वो क्या करेंगे, अपनी आजीविका कमाएंगे और अपना खर्चा चलाएंगे, जिससे उनका क्या होगा, जीवन स्तर ऊंचा होगा। तो कुल मिलाकर के क्या है, प्रबंधन में संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना है, जिससे क्या होगा, चीजें सस्ती होंगी तो हर कोई खरीद पाएगा, जिससे हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी, क्योंकि हमारा भी दायित्व बनता है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो हमारा जो भी दायित्व है उसको हम क्या करें, अपना लाभ कमाने के साथ साथ उन उद्देश्यों की भी क्या करें, पूर्ति करें। तो ये क्या था, प्रबंध की प्रकृति। तो पहला जो टॉपिक था हमारा प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व, उसमें से हमने क्या कर लिया है, प्रकृति को देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रबंधन के महत्व के देखेंगे, और अन्य चीजें हम इनकी जो भी थी उनको हम देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा और बहुत बेहतर ढंग से आया होगा। और अगर आप 1 से 2 बार इसको देख लेंगे तो जो ये मैप बना हुआ है या जो डायग्राम बना हुआ है वो आपके दिमाग में छप जाएगा, और छपने से क्या होगा, आप पेपर में बहुत बेहतर ढंग से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।